सो हाय फैमिली। आज का टॉपिक है कि प्रीलिम्स के पेपर को कैसे एनालाइज करना है और कितने साल के पेपर करने हैं। अभी जो न्यू कमर्स हैं तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि कितने साल के PYQ देखने हैं और किस एंगल से देखने हैं। समझ नहीं आ रहा कि अभी सब्जेक्ट उठाया है, पॉलिटी शुरू करिए, फर्स्ट टाइम शुरू करिए, तो क्या अभी देखने हैं या फिर प्रीलिम से एक महीने पहले देखने हैं। और देखने तो अभी तो समझ आएंगे नहीं, शुरू में तो देखने कैसे हैं और देखने का तरीका होता क्या है। जब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट में PYQ को इन्वॉल्व करना है, देन हाउ, कैसे एनालाइज करना है, क्या उसमें से नोट्स बनाने हैं, तो ये सारे क्वेश्चन हम एड्रेस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, अकॉर्डिंग टू मी जो मैंने करा है दोनों बार दोनों अटैम्प्ट्स में, वो ये था कि सिर्फ 2011 से पेपर उठाता था मैं, और 2023 24 आप ऐसे उठा सकते हो। 14 साल के पेपर इनफ है। कि इससे पहले जाना है, आपकी श्रद्धा है, जा सकते हो, बट सबसे पहले 14 ईयर्स के करने हैं। अगर इसके बाद टाइम अलाउ करता है तो जाना, वरना मत जाना। मैं पर्सनली मैंने नहीं करा आज तक, ठीक है, क्योंकि लिमिटेशन है ना। लेकिन आप पहले इतना करना है, इतना वो है कि आपको ये करना ही करना है। और फिर क्या करना है, एनालाइज करना कैसे है, हम दोनों की बात करेंगे। जो अभी अटैम्प्ट दे रहा है 2025 में उसकी भी, और जो अभी प्रिपरेशन में नया आया है उसकी भी। किसी को 2026 में देना है तो वो भी इसको सुने। देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने सब्जेक्ट उठाया पॉलिटी, अभी आप लक्ष्मीकांत से पॉलिटी कर रहे हो, कवर कर रहे हो लक्ष्मीकांत को। देन लक्ष्मीकांत करते करते आपको ना क्या करना है कि गूगल पर आप डाल सकते हो, या फिर अलग से कोई किताब होगी आपके पास कि PYQ के क्वेश्चंस पॉलिटी के सिर्फ 2011 टू 2024 गूगल पे एकदम आ जाएगा, निकल के आ जाएंगे क्वेश्चन छट के। और अगर आपके पास कोई अलग से बुकलेट है तो वेल गुड, कोई इशू नहीं है उसमें। उसमें से आपको पढ़ते पढ़ते चैप्टर्स को ना क्वेश्चन रोज देखने हैं, रोज 10 क्वेश्चन देखने हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे स्टार्टिंग में क्या है वो, लेकिन आप धीरे धीरे फैमिलियर होंगे UPSC की लैंग्वेज के साथ कि UPSC कैसे क्वेश्चंस पूछ रही है। शुरू में समझ में नहीं आएगा वो, बट वो प्रोसेस है। और अगर कोई पुराना हो चुका है तो उसको कैसे एनालाइज करना है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि ऐसे नहीं आप पहली बार में ही उसको सब कुछ रिसर्च कर डालोगे PYQ के ऊपर, ऐसा नहीं होगा। ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है, प्रीवियस ईयर पेपर लगातार आप देखते रहते हो, रोज 10 क्वेश्चन देख लिए, 5 क्वेश्चन देख लिए। मान लो आप 10 दिन पॉलिटी को दे रहे हो या 15 दिन, कोई अगर इस टाइम पर है जिसको 2025 में अटेम्प्ट देना है, और मान लीजिए वो 10 दिन में पॉलिटी रिवाइज करने की सोच रहा है, ठीक है, तो 10 दिन के अंदर वो अपनी पॉलिटी रिवाइज करेगा और रोज थोड़े थोड़े क्वेश्चन इन 10 दिन लगातार देखेगा। फिर जब वो नेक्स्ट टाइम रिवाइज करेगा पॉलिटी को, तो तब वो फिर PYQ देखेगा। ये होता है तरीका PYQ एनालाइज करने का। अब एनालाइज कैसे करने होते हैं, हर सब्जेक्ट में आपको ऐसे ही करना है। अब देखो, आपने कोई क्वेश्चन देखा, मॉक्स में भी ऐसे ही होता है। आपने 2011 का पेपर उठाया, लेट सपोज आपने 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन देखे, अलग से आप लेके बैठे पूरा पेपर देखने के लिए, लेट सपोज, ठीक है, पूरा पेपर। अब क्या होगा, इसमें कुछ क्वेश्चन करंट के होंगे जो उस साल रहे होंगे और वो इस साल के रेलिवेंट नहीं है, तो वो क्वेश्चन आपको देखने नहीं होते, उसको सिर्फ ऊपर ऊपर से जानना होता है। ठीक, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब बाकी जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल स्टैटिक है या करंट के भी कुछ क्वेश्चन हैं अदर, वहाँ से आपको सीखने होते हैं कॉन्सेप्ट। PYQ एनालाइज करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमको देखना है कैसे क्वेश्चन UPSC पूछता है, डेफिनेटली मेन प्राइम रीजन ये होता है, बट इसके अलावा वो लैंग्वेज कैसी बनाता है ये समझना, फिर वो उन लैंग्वेज के साथ आंसर की में आपको देखना है कि वो आंसर सेलेक्ट कर रहा है तो कैसे कर रहा है। लेट सपोज कि आपने एक क्वेश्चन देखा और आपने वो सब्जेक्ट अभी रीड किया था, कोई भी सब्जेक्ट है, एंड आपसे वो आंसर गलत हुआ या सही हुआ, दोनों ही रीजन में। अब आपको UPSC की ऑफिशियल आंसर की का आंसर देखना है। अब उनका आंसर अगर आपके वाले आंसर से मैच कर रहा है तो भी, और अलग है तो भी, यू हैव टू फाइंड आउट द रीज़न कि मैंने क्या दिमाग लगाया था और UPSC ने क्या दिमाग लगाया है। अब कैसे पता चलेगा, आपको उसको गूगल पे डालना है, क्वेश्चन को एक लाइन डाल देना, बस पूरा निकल के आ जाता है अपने आप ही। शुरू के 4-5 कीवर्ड डाल दोगे, आगे UPSC लिख दोगे तो पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। देन आप शुरू की 2-3 वेबसाइट जो होती है जिन पे वो क्वेश्चन आता है वहाँ जाना, उसमें नीचे एक्सप्लेनेशन होता है बहुत बढ़िया। अगर आपका आंसर लॉजिक ठीक था तो भी आपको वो रीड करना है, गलत था तो भी रीड करना है। उससे क्या होगा, अगर आपका आंसर ठीक था, आपने सही सोचा था और आंसर भी वही है, स्टिल यू हैव टू नो कि भाई ऐसा तो नहीं मैंने किसी और लॉजिक से लगाया था तब मेरा तुक्का सही बैठा है। और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी क्या उसमें 2-3 पॉइंट कुछ एक्स्ट्रा है जिससे अगली बार क्वेश्चन बन सकता है, तो वो जानना। इसके अलावा आंसर तो देखो, फॉर एग्जांपल 4 ऑप्शन है तो एक ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है, पर बाकी के 3 जो ऑप्शंस हैं वो भी, उनको भी गूगल करना, या फिर उनके बारे में अगर आप गूगल पे जाके डालोगे क्वेश्चन को तो अपने आप ही कुछ ना कुछ लिखा आता है।
तो उन ऑप्शन के बारे में एक एक लाइन, दो दो लाइन भी समझ लेना। ये होता है एनालाइज करना। क्या इनको याद करना है, क्या इनको रटना है? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या करना है? जस्ट यही प्रोसेस को गुजरना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि मैं कोई पेपर लेके बैठा 2011 का, मैं कुछ रिवाइज नहीं कर रहा, बट मैं सिर्फ पेपर ही कर रहा हूँ। पीवाईक्यू को टाइम आ गया, प्रीलिम्स आने वाला है वैसे भी, और 4 महीने रह गए। तो करना क्या है, उस पेपर को मैं आज पूरा दिन दूंगा लेट सपोज, और एक एक फर्स्ट क्वेश्चन लेकर 100 क्वेश्चन तक मैं उसको दिमाग लगाऊंगा पहले तो अपने आप से सॉल्व करके, कि भाई तुक्के भी मार रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर लॉजिकल, कि ये मेरा लॉजिक ये कहता है, मेरा लॉजिक ये कहता है। मैंने सारे क्वेश्चंस करे, देन मैंने ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड करी, ऑफिशियल वाली, एंड आंसर मैच करे। उससे मुझे पता चला कि मैंने कौन से क्वेश्चन गलत करे हैं, किस लॉजिक से गलत करे हैं, उनका आंसर क्या है, ठीक है। अब मेरे को सारे क्वेश्चंस को गूगल पर डाल करके एक बार, या फिर कहीं किताब में तो वहाँ से देख करके उनके ऑप्शंस के साथ थोड़ा थोड़ा उनके बारे में पढ़ना है। और पढ़ना सिर्फ ये नहीं कि रीडिंग लगानी है, नॉलेज के लिए पढ़ना नहीं, यूपीएससी की लैंग्वेज को समझने के लिए, ठीक है। उसके आंसर को उसने डिसाइड क्यों किया, ये आंसर। काफ़ी बार ऐसा होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में कि सिर्फ 4 स्टेटमेंट है और चारों ही गलत नहीं है, लेकिन एक आंसर चूज करना होता है, और बेटर अमंग द वर्स्ट कौन सा आंसर है वो चूज करना होता है। आंसर चारों ठीक है वो ऑप्शंस के, पर चूज करना एक ही है क्योंकि लिमिटेशन है। तो उनमें से जो बेटर ऑप्शन होगा वो चूज करना होगा। अब ये कैसे पता चलेगा? यूपीएससी के पीवाईक्यू को रीड करते हुए, उसको देख देख के बार बार, और गूगल पे थोड़ा सा थोड़ा पढ़ के, तो हमें बुद्धि लगाने की आदत होती है कि ठीक है, कि क्वेश्चन को स्मेल कैसे करना है, और कौन सा क्वेश्चन छोड़ने वाला होता है और कौन सा करने वाला। ये भी प्री से पेपर से अंदाजा लगता है कि कौन सा क्वेश्चन ट्रैप है, ठीक है, वो छोड़ना है। इस मेथड को यूज़ करना होता है प्रीलिम्स के अंदर एनालाइज करने में। एक चीज़ और, जब भी आप क्वेश्चंस करें पुराने, जैसे फॉर एग्जांपल 2013 का पेपर उठाया आपने, तो 2013 का जो पेपर है उसमें कुछ क्वेश्चंस जानबूझ के बाउंसर होंगे, जिसके बेस पर आप खुद को जज नहीं करेंगे और ना उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है, बस जान लिया आंसर क्या था, स्टेटमेंट ही उसके बारे में काफ़ी है जानना, जान लिया, ठीक है, इसके अलावा नहीं पढ़ने। पर जो आपके स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चंस हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स आपको वहाँ से हाथों हाथ रिवाइज भी हो जाएंगे, जानने भी हैं, और उनके बाकी ऑप्शंस को थोड़ा पढ़ना भी है, 2-2 3-3 लाइन। उनसे फ्यूचर में अगर कभी क्वेश्चन बनता है तो आपका वो गलत नहीं होना चाहिए। और टू बी ऑनेस्ट यार, रेदर देन इस बात के ऊपर कि वहाँ से क्वेश्चन ना बन जाए ऑप्शन से, मेन मुद्दा मेरा ये नहीं रहता पर्सनली। मेरा रहता है यूपीएससी की लैंग्वेज को समझना है, उसके माइंडसेट को समझना है, एग्जामिनर के माइंडसेट को समझना है। घूम फिर के आपके पास प्रीलिम्स के अंदर यूपीएससी में कोई फुल फ्लैश सिलेबस नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है जिसकी वजह से आप यूपीएससी के प्री को जानते हो, वो है घूम फिर के उसके क्वेश्चन पेपर। उसके अलावा आपको कुछ नहीं बता रखा किसी ने भी कि प्रीलिम्स में क्या आता है, कैसे आता है, क्या आता है, कुछ नहीं पता आपको। यू जस्ट नो कि भाई पेपर ऐसे पूछता है, ये क्वेश्चन आ रखे हैं, यानी कि इसके आसपास की चीज़ें रहने वाली हैं। तो वही है ना कि आपको कहीं जाना है, आपको रास्ता नहीं मालूम, तो कैसे जाओगे वहाँ तक। द सेम इज़ विद द यूपीएससी पीवाईक्यूज, इसलिए देखने होते हैं। कंटेंट से ज़्यादा है माइंड डेवलप करना, वो माइंडसेट डेवलप करना पेपर्स को, बस ये पर्पज़ लेकर के पेपर सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। अगर आप कहते हो कि पीवाईक्यू वर्सेस मॉक्स, इनमें से एक चीज़ भैया मैनेज कर पा रहा हूँ, टाइम कम बचा है और 4 महीने रह गए, तो आई विल सजेस्ट कि भाई पीवाईक्यू करना, चाहे मॉक्स मत करना। 2 मॉक्स लगा लेना, वो भी इसलिए कि मैंने मॉक्स लगाए थे। आप कहोगे सेलेक्टिव या फुल लेंथ लगा लेना, सेलेक्टिव मत लगाना, फिर ख़त्म, बस इतना ही करना है। पर सबसे पहले पीवाईक्यूज, और पीवाईक्यूज ऐसे मत लेना कि एक दिन में सारे करने की सोच रहे हो, नहीं, एक प्रोसेस है। अगर ऐसे करोगे तो फिर सीखा क्या तुमने, इसका मतलब एनालाइज में क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। जस्ट आराम से बैठना है एंड टाइम देना है, लाइक कि रोज़ 1 साल का कर रहा हूँ या 2 दिन में 1 साल का कर रहा हूँ यार, इट्स ओके। 15, मैंने 14 साल के बोले हैं, 28 दिन में हो जाएंगे, 1 महीने में हो जाएंगे, एंड प्रीलिम्स 4 महीने बाद है। और जरूरी नहीं अभी करना है, अभी थोड़ा थोड़ा देख लो। यू कैन डू दिस एक्सरसाइज इन मार्च, इन अप्रैल, वेल गुड, ठीक है। तो ये तरीका होता है एनालाइज करने का। जरूरी नहीं है कोई बुक मंगाने की ज़रूरत आपको, मेरे अकॉर्डिंग तो बुक मंगाने की ज़रूरत नहीं है कोई भी इस चीज़ को देखने के लिए। गूगल पर डालो 3-4 लाइन क्वेश्चन की, 3-4 वर्ड डाल दो और आगे यूपीएससी पीवाईक्यू लिख दो, ऊपर आ जाएगा। उसके बारे में थोड़ा पढ़ना है, पर पहले अपना दिमाग लगाना है, ये कंडीशन। ये होता है एनालाइज। कुछ रॉकेट साइंस ने एनालाइज की, यही है। कोई ये बता के नहीं जाता कि, मैंने बहुत वीडियो देखता था मैं भी, कि एनालाइज करने में सीखना क्या है। अरे सीखना है माइंडसेट, स्मेल वो सूंघना कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है, इसकी इस लाइन पर दाल में कुछ काला है, इस लाइन में कुछ डाउट है, ये सीखना है।
ठीक है, और कितना फैक्चुअल हो जा सकता है ये महसूस करना है, क्योंकि मुझे पता है कि यूपीएससी इतना फैक्ट नहीं पूछता, लेट सपोज, या पूछता है तो वो क्वेश्चन वो होते हैं जो जानबूझ के गलत करने वाले होते हैं, ठीक है। तो मैं उस सब्जेक्ट में जैसे हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर है, तो उस हिसाब से आउटपुट दूंगा ना, उस हिसाब से इनपुट दूंगा, सॉरी अपना, ठीक है, उस हिसाब से इनपुट रहेगा मेरा कि भाई ये फैक्चुअल जाएगा तो मैं इतना फैक्ट याद करूंगा, इतना मैं नहीं कर रहा फैक्ट, मुझे करंट पढ़ना तो करंट में फैक्ट इतना करूंगा, इतना नहीं करूंगा। वो कंसेप्चुअल करंट पूछ रहा है, फैक्चुअल करंट पूछ रहा है, कंसेप्चुअल ये जानने को मिलता है तो आसान हो जाती हैं चीज़ें। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, द हिंदू वगैरह, इंडियन एक्सप्रेस, और वो लिखने लगते हैं फॉर एग्जांपल कहीं कोई इंसर्जेंसी हुई तो इतने लोगों की डेथ हो गई, तो वो डेटा लिखते हैं करंट में, इतने लोग मर गए, वो करंट नहीं है। इट्स अबाउट कि मेंस पर्पज से देखोगे आप इंसर्जेंसी के रीज़न क्या थे, किस रीज़न में, इसको यूज़ करोगे मेंस में। और कोई प्रीलिम्स के लिए कोई है तो कोई साइंस एंड टेक में कोई फॉर एग्जांपल Cas9 मेथड था, कोई जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आई है, तो उसमें कौन से जीन्स यूज़ हुए हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है और टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है, ये कंसेप्चुअल और एप्लीकेशन पार्ट पढ़ना होता है, ना कि फैक्चुअल पॉइंट। तो कंसेप्चुअल चीज़ें पढ़नी है मैक्सिमम, तो आसानी हो जाती है सब्जेक्ट के ऊपर मेहनत करने में। पीवाई की साइड लग जाता है ना कि कहाँ तक पूछता है, कहाँ तक इसकी सीमाएं हैं, तो वो चीज़ें थोड़ा आसान कर देती है सब्जेक्ट को पढ़ना, उसको रिमेंबर करना, क्योंकि कम पढ़ना होता है फिर कम रिमेंबर करना पड़ता है, फैक्चुअल पॉइंट थोड़े हम फिर अवॉइड कर सकते हैं विद द टाइम। तो ये है आज, कोई डाउट अगर अभी भी है तो प्लीज़ कमेंट, और हाँ लाइक करके जाना है, ठीक है, बाय।